हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स अड्डा में। मैं रोहित सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग अपने पहले चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का बच्चों लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है बेटा? तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास को। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। कौन सा बेटा? लेक्चर नंबर 3 हमारा होने वाला है आज की क्लास में। और पहला ही चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। उम्मीद करता हूं कि आप लोग दोनों वीडियो ऑलरेडी अच्छे से देख चुके होंगे। अभी तक बच्चे इस चैप्टर में बेसिक बेसिक ही बातें चल रही थी, लेकिन वो भी चीजें आपको जानने की बहुत ही जरूरत है बेटा। ठीक है? तो चलिए अब बेटा हम लोग इसके रियल बच्चों फिजिक्स में जाएंगे। धीरे धीरे आपको सारी बातें अच्छे से एकदम आनंद आएगा। ठीक है? क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चन ढेर सारे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है? तो आज की क्लास में बेटा हम लोग क्या बातें करेंगे? बेटा हम लोग बात करने वाले हैं आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है क्या? कूलॉम्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बच्चे भर भर के क्वेश्चन आते भी हैं, आए हैं, तो उनको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले बच्चों एकदम डिटेल में आज की क्लास में हम लोग कूलॉम्स लॉ को सीखने वाले हैं। ठीक है बेटा? चलिए तो क्लास को फटाफट स्टार्ट कर दिया जाए। अगर मेरे प्यारे बच्चों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, ठीक है, और मैं अगर आपके नॉलेज में तू सा भी बच्चों अगर मैं आपका हेल्प कर रहा हूँगा, तो प्लीज बेटा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये हेल्पफुल हो रहा है तो बेटा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो बेटा हम लोग आज पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। मेरे प्यारे बच्चों कूलॉम्स लॉ होता क्या है सर? फटाफट आप बता दीजिए। ठीक है? ये सारी चीजें आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ही हैं। ठीक है? मतलब ये जो डिफिनीशन वगैरह है, हमको तो बेटा जेई के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में बच्चे हमसे डिफिनीशन थोड़ी पूछा जाता है, लेकिन हमको डीप नॉलेज चाहिए कूलॉम्स लॉ के बारे में। ठीक है बेटा? तो चलिए सबसे पहले बेटा मैं क्या करूं, थोड़ा सा समा बांधता हूँ। ठीक है? चलिए सर समा बांध दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि बेटा आपने आपने बेटा सीखा होगा। कहाँ सीखा होगा सर? हमने सीखा है मेरे प्यारे बच्चों क्लास 11th में। सर क्या सीखा था क्लास 11th में? क्लास 11th में बेटा हमने सीखा था कि अगर हमारे पास मास है, ठीक है, M1 और M2, ठीक है। सर आप क्लास 11th में क्यों पहुंच गए? बेटा वहीं से सारी बातें यहाँ पे आपसे मैं रिलेट करवाऊंगा, एकदम पहले शांति से सुनिएगा। ठीक है? तो हमने सीखा था क्लास 11 में बच्चों मास के बारे में, और हमारे पास चैप्टर था क्या बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है? या ग्रेविटेशन हमारे पास चैप्टर था। तो उसमें हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स सीख रहे थे। तो अगर अपने पास दो मासेज हैं और उनके बीच का बच्चों डिस्टेंस क्या है? आर, तो जल्दी बता दो न्यूटन चाचा ने इसके बारे में क्या क्या जानकारी दी थी कि मतलब दो मासेस के बीच में क्या फोर्स लगता है? तो मेरे प्यारे बच्चों को याद होगा कि बेटा पहले तो न्यूटन चाचा कहते थे भाई कि जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच, जो लगने वाला फोर्स है, वो बेटा इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि M1 इंटू M2। ये मेरे प्यारे बच्चों बात नंबर 1 की थी। बात नंबर 2 क्या थी बच्चों? बात नंबर 2 थी कि भाई डिस्टेंस के साथ इन्होंने कहा बेटा कि जो डिस्टेंस है, फोर्स मेरे प्यारे बच्चों उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थोड़ा सा सर राइटिंग में सुंदरता लाइए। ठीक है? तो चलिए मैं थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों राइटिंग को एकदम सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आर स्क्वायर, क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रही हैं? ठीक है? ये बातें तो हुई थी भाई। हमको ये भी पता है भाई कि इन दोनों बातों को बेटा मिला करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। फिर जब ये बच्चों प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं, तो बेटा यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको आप कैपिटल जी कहते थे। ठीक है? तो हमारे पास इक्वल का साइन आया, यहाँ पे कांस्टेंट आया। अब बच्चों हम लोग लिखते थे M1 M2 बाई आर स्क्वायर। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं? हाँ सर ये बातें तो हुई थी, एकदम सही बात कह रहे हैं। ठीक है? तो ये फॉर्मूला हमने सीखा था जो कि दो मासेस के बीच में लगता था। और क्या याद है बच्चों आपको?
और आपको याद होना चाहिए कि भाई न्यूटन साहब ने कहा था कि ये जो फोर्स है बच्चों, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि M1 जितना फोर्स M2 पे लगाएगा, उतना ही मेरे प्यारे बच्चों M2 भी M1 पर लगाता है। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही हैं? ठीक है, तो ये कहानी बेटा हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो आपने यहाँ पे गौर करना है बेटा कि ये जो हमारे पास दोनों मासेस के बीच में फोर्स लग रहा है, वो बच्चे ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या किसी मास ने किसी को कभी धक्का मारा? नहीं जी। ठीक है बेटा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमने इसको छोड़ दिया तो हमेशा धरती माता बच्चों इसको नीचे ही टपकाती हैं, नीचे ही खींचती हैं। ठीक है, तो सर ये जो कहानी आपने अभी बताया ग्रेविटेशन का, उसको हम लोग यहाँ पे कूलॉम्स लॉ में कैसे रिलेट कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों उसी पर आते हैं बेटा। तो आ जाते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पर। सर मेन मुद्दा मेरे प्यारे बच्चों का क्या है कि भाई दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा बेटा, उसके बारे में जानकारी देते हैं कूलाम चाचा। ठीक है, क्या नाम है बेटा? कूलाम चाचा। तो अब हम लोग बेटा बात करेंगे कूलॉम्स लॉ की। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ में क्या है, दो हमारे पास पॉइंट मास है, इस बात को हमेशा याद रखना। ये सॉरी, पॉइंट मास नहीं, पॉइंट चार्जेस हैं ये, पॉइंट चार्जेस। ठीक है, ये जो हमारे पास होना चाहिए क्या है बच्चों, पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स है। आगे कहानी समझाऊंगा, पहले मैं इस बात पे क्यों इतना जोर दे रहा हूं, आपके दिमाग में कुछ तो खटकता होगा, तो उस दिक्कत को आगे चल के हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले सुनिए कि दो पॉइंट मास के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, डिस्टेंस हमारे पास वही है। तो बच्चे यहाँ पे कूलाम साहब भी पहली बात वही कहते हैं कि बेटा जो फोर्स होगा वो इन चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैंने क्या कहा पहले समझिए, चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और बच्चे डिस्टेंस के साथ इन्होंने कहा कि भैया डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डिस्टेंस के स्क्वायर के बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा, कौन? गुलाम साहब ने। ठीक है, यहां तक की बातें मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अच्छा जी, अब बेटा अगर मैं क्या करूं, इन दोनों को बच्चे मिला दूं, तो जब मिलाओगे आप तो क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही तो होगा। फिर से कहानी बेटा वही है। क्या है सर कहानी? कहानी मेरे प्यारे बच्चों ये है कि भाई जब हम लोग यहाँ पर बच्चे इक्वल का साइन लगाएंगे तो यहाँ भी कांस्टेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट को हम लोग मान लो के लिख दिए। ठीक है, इसको पढ़ेंगे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास बच्चे जो फॉर्मूला आया है, इस पे जरा गौर फरमाने की जरूरत है। बेटा हमारे पास फॉर्मूला आ गया के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या ये फॉर्मूला बेटा पीछे वाले इस फॉर्मूले से एकदम सेम टू सेम दिख रहा है? जल्दी बता दो। एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। मतलब बेटा हुआ क्या, इन दोनों जगहों पे क्या हुआ कि बेटा अगर मेरे प्यारे बच्चे मान ले कि मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को एफ जी बोल दूं, ठीक है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसको मैं बोल दूं बच्चे एफ ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स हम नाम देंगे। दो चार्जेस के बीच लगने वाले जो फोर्स को हम लोग कूलाम फोर्स कहेंगे, या तो बच्चे इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि भैया जो चार्ज हुआ ना, वो बच्चे, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं, यहाँ पे जो मास था, मास को हमने रिप्लेस किया बच्चों चार्ज से, और जो कैपिटल जी था उसको हमने रिप्लेस किया बच्चों कैपिटल के से। समझ पा रहे हो? वहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था कैपिटल जी, यहाँ पे आप इसको कह सकते हो कूलाम कांस्टेंट। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख रहे हैं बेटा के। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही हैं? ठीक है, अच्छा, इस फॉर्मूले को बेटा और ढंग से समझने के लिए हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे के मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जल्दी बता दो, क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चे समझ पा रहे हैं? ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। अब मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, कौन बता सकता है? इसको मैंने ऐसा इसलिए लिखा जिससे कि आपको पता रहे भाई यहाँ पे हम केवल और केवल बेटा मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं।
अभी हम डायरेक्शन की एक बार भी बात नहीं किए, बता दो। तुमको जेई की कसम है, तुमको नीट की कसम है, ठीक है, तुमको अपने बोर्ड एग्जाम की कसम है, क्या हमने कभी अभी डायरेक्शन के बारे में एक शब्द भी कहा? नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, वो बच्चे क्या बताएगा? केवल और केवल मैग्नीट्यूड अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज हमको पता है कि भाई दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन आपको बच्चे कोई भी चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो, एक प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों प्लस प्लस दोनों माइनस माइनस, हमको उनके साइन से मतलब ही नहीं है जब हम उसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? ठीक है। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है बेटा। चल, अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आगे और बढ़ते हैं। तो भैया हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ चुका है, कितना बेटा? F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को एकदम अब आप रट जाइए, ठीक है। ये फॉर्मूला बेटा अब एकदम आपको याद हो जाना चाहिए, नहीं तो बहुत ही गंदी बात है अगर नहीं याद होता है तो, ठीक है। याद हो जाएगा सर, याद हो जाएगा सर। चलिए, रिंग 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 रिंग, एक सेकेंड बेटा, याद हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, यहाँ पे बेटा जो ये क्यू है ना, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जो ये क्यू है, इस क्यू को बेटा हम लोग क्या लिखते हैं? कुलॉम कांस्टेंट। चलिए भाई, इस क्यू को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? कुलॉम्स कांस्टेंट, ठीक है, ये कुलॉम्स कांस्टेंट है। क्या इतनी बात है मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई। अच्छा बच्चे, जो यहाँ पे के है ना, अब सारी बातें इसी की हम लोग करेंगे। जो के होगा बेटा, इसको हम लोग बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं, ठीक है। और इसकी बेटा जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ ठीक है। और अगर यहाँ से आप इसका बच्चे यूनिट निकालोगे तो कितना हो जाएगा? ये आर स्क्वायर इधर चला जाएगा तो हो जाएगा बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलाम स्क्वायर। जल्दी बता दो, होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई बच्चों कूलाम स्क्वायर, ठीक है। क्या यहाँ तक की कहानी सब कुछ क्लियर है? बहुत सही सर, बहुत सही, एकदम ओके है, ठीक है। तो हमको ये बातें भी याद रखनी है, तो मेरे प्यारे बच्चों के लिए मैं इसको डब्बे में बंद कर दिया, ठीक है। कि भैया यहाँ पे हमारे पास जो के है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसको पढ़ते हैं हम लोग एप्सिलॉन, ठीक है। और यहाँ पे नीचे बिंदु लगा हुआ है, उसको पढ़ेंगे नॉट, ठीक है। जो अगर केवल ऐसा लिखा होगा तो इसको केवल कहा जाएगा एप्सिलॉन, ठीक है, केवल कहा जाएगा बच्चों एप्सिलॉन, ठीक है। अभी ये क्या है एग्जैक्टली ये क्या है, इसके अंदर हम लोग घुसेंगे धीरे धीरे, ठीक है। एकदम बौखला नहीं जाना है, आराम आराम से। बात समझ में आ रही है? सारी बातें एकदम डिटेल में, एकदम अंदर घुस घुस के ये भाई तुमको बच्चे बताएगा, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बातचीत नहीं है, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे समझ में आ गया। तो बेटा इस तरीके से जब हम लोग फाइनल फॉर्मूला बनाएंगे अपना फोर्स का, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा मैं इसको भी क्या करूंगा बच्चे? घेर दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी हो ही नहीं सकती, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया भाई, यहाँ पे केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात होती है, केवल और केवल बेटा मैग्नीट्यूड की बात होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहां तक फटाफट सभी लोग अच्छे से मेरे साथ साथ अपना नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है बेटा। और अगर आप चाहेंगे तो बेटा मैं डिस्क्रिप्शन में इस नोट्स का प्यारा सा लिंक भी डाल दूंगा, जिस जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं ये भी कर दूंगा, लेकिन आपका रिप्लाई आना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए, तो अब बेटा यहां तक की बातें भैया क्लियर हो गई। चलो, यहाँ बच्चों जो एप्सिलॉन नॉट है, चलिए सर उसकी जानकारी हमको बता ही दीजिए कि कौन है ये बंदा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को बेटा हम लोग कहते हैं
परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको कहा जाएगा। ठीक है बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग कहते हैं। क्या यहाँ तक सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों को एकदम अच्छे से क्लियर हो रही हैं? बस अभी नाम जान लो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसका नाम है। और इसकी जो वैल्यू है बेटा वो भी जान लीजिए, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, अगर यूनिट की बात करेंगे बेटा, यूनिट की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? यूनिट की बात अगर यहीं से आप यहीं से कर लो तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, इसको उधर भेज दो, एफ को नीचे लेके आओ तो हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी सर एक बार घेर दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक एक कॉन्सेप्ट एकदम आराम आराम से एकदम डिटेल में मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सीखते जाएंगे, तभी मेरे प्यारे बच्चों आपका जो सारा कॉन्सेप्ट है बेटा वो क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, जल्दी बता दो यहां तक सारी बातें क्लियर है बेटा? चलिए ठीक है। अब बच्चे, अब मैं आपको डिफिनीशन दिखा देता हूं भाई। चलिए डिफिनीशन एक एक करके आप लोग पढ़ेंगे आराम आराम से। Coulomb's law. It states that the force of attraction or repulsion between two stationary, ये भी पॉइंट बच्चे आपको मार्क करना है। ठीक है, ये पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, अरे भैया डिंग 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 डिंग, इसको हटाओ। मैंने कहा कि स्टेशनरी आपको मार्क करना है और बेटा आपको ये चार्ज पॉइंट चार्ज है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भाई, इंपॉर्टेंट है। Eight finite separation is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges and it's directed along the line joining the two charges। मेरे प्यारे बच्चों अब बातचीत हम लोग यहां से करेंगे। ठीक है, कहां से भैया? एंड इज डायरेक्टेड, यहां से लेकर बेटा यहां तक की बातें आपको थोड़ा सा एकदम अच्छे से मैं सिखाता हूं कि भाई इज डायरेक्टेड मतलब अब आपको बता रहा है बेटा किसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। नीचे प्यारा सा फिगर बना हुआ है कि मान लिया हमने दो बच्चे पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, दोनों बेटा पॉजिटिव हैं, उनके बीच का डिस्टेंस मान लिया बच्चों क्या है, R है। आपको पता है भाई कि लाइक चार्जेस नफरत रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चे फोर्स लगाया, Q2 ने फोर्स लगाया Q1 पे F, Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया F। जैसे मास वाली कहानी थी ना कि M1 जितना M2 पे लगाता है उतना ही बच्चों M2 वाला M1 पे लगाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से Q1 जितना फोर्स Q2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स बच्चे Q2 वाला Q1 पे लगाएगा। मान लो इस F की वैल्यू में मान लो बेटा 2 न्यूटन। ठीक है, आपको नंबर से चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आती हैं। मान लिया 2 न्यूटन, तो ये भी बच्चे जो F की वैल्यू होगी वो 2 न्यूटन ही होगी। ठीक है, जो Q1 ने Q2 पर लगाया, जो Q2 ने Q1 पे लगाया, दोनों का बच्चे मैग्नीट्यूड एकदम फिट है, 2 न्यूटन ही होगा। बात समझ गए? अच्छा, ये बच्चे हमारे पास ऊपर वाला मान लो फिगर नंबर 1 है और नीचे वाला बच्चे फिगर नंबर 2 है। ठीक है, नीचे क्या है बच्चों, हमने क्या कर दिया, अपोजिट चार्जेस कर दिया, डिस्टेंस वही है R यहाँ पर भी। ठीक है, तो अगर दो चार्जेस अपोजिट नेचर के R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो बेटा उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा बच्चे, अट्रैक्शन। Q2 वाला Q1 को अपने तरफ बच्चे खींचेगा, Q2 वाला Q1 को सॉरी Q1 वाला Q2 को अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि दोनों पर जो फोर्स लगेंगे यहाँ पर भी बेटा क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन आप देख पा रहे हो कि डायरेक्शन मेरे प्यारे बच्चों अपोजिट है। अब बेटा यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई मतलब लिखी हुई है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इसका मतलब सर समझा दो। आ जाओ बेटा, मैं अपने प्यारे बच्चों को समझाने के लिए तो यहाँ पे हूँ। ठीक है, चलिए तो बेटा बनाते हैं भाई, दो चार्जेस बनाते हैं। यहाँ पे मान लो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास Q1 है, यहाँ पे बेटा मान लो Q2 है। ठीक है, बीच का डिस्टेंस मान लो R है। अच्छा, जैसे मान ले
अगर Q लिखा हुआ है, ठीक है, या बच्चे प्लस Q लिखा गया है, दोनों बातें बच्चों क्या है, एकदम सेम है, ठीक है, दोनों बातें बच्चों सेम है, उसको अलग मत मान लेना आप लोग, ठीक है, दोनों बातें एकदम यार बच्चों क्या है, एकदम सेम टू सेम है, ठीक है। लेकिन अगर माइनस लिखना होगा तो -4 लिखेगा, समझ गए बात को, समझ गए बात को। चलिए, तो अगर मैंने Q1 Q2 लिख दिया तो इसका मतलब है दोनों बच्चे क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है। अब अलोंग लाइन ज्वाइनिंग का मतलब क्या हुआ, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग का मतलब बेटा ये होता है कि भैया जो Q1 वाला है Q2 को इधर धक्का नहीं मार सकता, ठीक है, जो Q1 वाला होगा वो Q2 को बच्चे इसी लाइन के अलोंग बच्चों धक्का मारेगा, यानी कि ये फोर्स का सही डायरेक्शन है, ये फोर्स का गलत डायरेक्शन है, समझ पाए। उसी प्रकार से ऐसा कभी नहीं होगा कि Q2 मेरे प्यारे बच्चों Q1 को इधर धक्का मार दे, ठीक है, Q1 सॉरी Q2 जो हमारे पास जो धक्का मारेगा वो हमेशा इसी लाइन के अलोंग मारेगा, तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन है वो सही है, ये फोर्स का डायरेक्शन बच्चों बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये हमारे पास फिगर नंबर 1 मान लो। अगर बेटा मान ले हमने अपोजिट नेचर का ले लिया तब सर क्या होगा, आ जाइए उसको भी समझ लेते हैं। सारी चीजें एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस आपका बच्चों कंसंट्रेशन चाहिए मुझे। मान लो ये प्लस वाला है, मान लो ये माइनस वाला है, ठीक है, ये माइनस है Q2, समझ गए। अब हमको क्या पता है बच्चों, हमको पता है भाई कि दोनों क्या करेंगे बच्चों, सेम फोर्स लगाएंगे F, लेकिन बेटा क्या होगा, इनमें मेरे प्यारे बच्चों होगा अट्रैक्शन, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अट्रैक्शन। तो ये बच्चा इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है, इस कलर को कुछ और कर देते हैं भैया, ये कलर कर दें, ठीक है, और ये मेरे प्यारे बच्चों इधर फोर्स लगाएगा, समझ गए बात को, समझ गए बात को, ठीक है। चलो, तो ये मेरे प्यारे बच्चों फोर्स हमारे पास F है, ये भी फोर्स क्या, ये भी हमारे पास फोर्स क्या होगा, F ही होगा, F1 लिखने की जरूरत नहीं है। चलो जल्दी बता दो, सब लोग फटाफट समझ गए कि हमेशा फोर्स क्या होगा, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, रिपेल करेंगे तभी उसी लाइन के अलोंग, और बच्चे अट्रैक्ट करेंगे तभी उसी लाइन के अलोंग ही बच्चों वो सारा अपना काम धाम करते हैं। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई, ठीक है। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। कहने का मतलब है सारी बातें मैंने समझा दिया अपने प्यारे बच्चों को, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से मैं चीजों को और क्लियर कर देता हूं, ठीक है। जैसे मान ले बेटा हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों के लिए दो मान लो चार्जेस हैं, ठीक है, एक चार्ज है मान लो 2 कूलम, एक बच्चा है मान ले 3 कूलम, मान लिया ऐसे, ठीक है बेटा, इनके बीच का डिस्टेंस बच्चों मान लो 2 मीटर है, ठीक है। जब हमने इसके सामने कोई भी साइन नहीं लगाया, मतलब क्या है बच्चों, दोनों पॉजिटिव हैं, तो प्लस प्लस लिखूं या ना लिखूं वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये क्या है बच्चों, प्लस वाले हैं, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है, जो फोर्स लगने वाला है बच्चों, इस पर ऐसे इस डायरेक्शन में लगेगा और इस पर बच्चे ऐसे इस डायरेक्शन में लगेगा, दोनों पर बच्चे क्या लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। चलो भाई, फोर्स का मान लेते हैं भैया कि फोर्स अलग अलग है, मान लो, आपको समझाने के लिए मैंने मान लिया कि मान ले F1 F2 फोर्स लग रहा होगा, तो भाई मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ना। मैग्नीट्यूड के लिए सर ने फॉर्मूला क्या बताया, के Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू बच्चे सीधा सीधा रख लो 9, चाहे छोड़ दो ना, अच्छा रख ही लो भाई, 9 × 10⁻⁹, इसका मतलब है बच्चे 2, इसका मतलब है 3, बीच का डिस्टेंस बेटा क्या है, 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ और ये हो जाएगा 6 और डिवाइड बाई बच्चे हो जाएगा 4। बात समझ में आ रही बेटा, आप इसको कट्टी पिट्टी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है, ठीक है, आप इसको कट्टी पिट्टी कर सकते हैं, इसका हमारे पास न्यूटन हो जाएगा क्या बच्चों, यूनिट, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ बेटा, आप कोई और फॉर्मूला लगा सकते हो का, अब यही फॉर्मूला क्या है, आप चाहे Q1 के लिए करोगे, अगर मान ले आपने इसी चीज को +2 कूलाम पर कितना फोर्स लग रहा है उसके लिए करोगे,
या मेरे प्यारे बच्चों आप +3 कूलाम पर कितना फोर्स लग रहा है तब भी यही तो कैलकुलेशन करोगे ना। इसका मतलब बेटा हुआ कि भैया दोनों जो हमारे पास F1 एंड F2 हैं वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होंगे, सेम होंगे। समझ गए बात को? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। अब बेटा डायरेक्शन की बात हो गई, जब अलोंग लाइन ज्वाइनिंग की बात हो गई, हमने अट्रैक्शन की बात कर ली, हमने रिपल्सन की बात कर ली, ठीक है। तो अब बच्चे हमारे पास एक बात यहाँ पे दिख रही है, क्या बेटा? वो मेरे प्यारे बच्चों मान लो यहाँ पे मैं नोट करके लिख रहा हूं, ठीक है। नोट करके ये लिखना है कि भैया देखो यहाँ पे जो फोर्स है वो बेटा सेम लग रहा है, ठीक है। F1 इज इक्वल्स टू F2, दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई इन दोनों का जो डायरेक्शन है बेटा वो अलग अलग है और दोनों अलग अलग चार्जेस पे लग रहे हैं। इसका मतलब बच्चों क्या है, ये जो F1 F2 है बेटा वो है सर एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कूलॉम फोर्स में बच्चों न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो होता है। बात समझ में आई कि एक ऑब्जेक्ट है बच्चों जो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन बच्चे अलग अलग, और हमेशा दोनों पर बच्चे अलग अलग, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इतनी बातें जल्दी से बता दो कि मेरे प्यारे बच्चों को अगर क्लियर हो गई हूं तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। ये सारा डेटा मुझे आपको बताना था, मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं भाई, तो वही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। की कॉन्सेप्ट आप सारा कुछ लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन पहले आपका आरडी भैया आपको सारी बातें अच्छे से समझाएगा, उसके बाद आपको सारी बातें बच्चों लिखा हुआ दिखा देगा, ठीक है। तो F21 इज इक्वल्स टू माइनस का F12। अब देखो इसकी बात क्या है बेटा, देख लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका है। मान ले बच्चों ये हमारे पास जो चार्ज था इसको मैंने फर्स्ट चार्ज कह दिया, इसको कह दिया सेकेंड चार्ज, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास फर्स्ट चार्ज है उस पर जो लगने वाला फोर्स है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं F12। और इसको कैसे पढ़ते हैं, चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड बना देता हूं, ठीक है। इधर वाला जो भी चीजें जैसी थी उसको मैं वैसे ही रख देता हूं, जिससे कि मेरे प्यारे बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैं कहीं भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है बच्चा, नेक्स्ट वाले पेज पे चलते हैं, एकदम फ्रेश समझेंगे सारी बातें, सारी बातें एकदम फ्रेश फ्रेश होंगी, फ्रेश फ्रेश, ठीक है। चलो आ जाओ। ये हमारे पास बेटा क्या है, मान लो दो चार्जेज हैं, ये Q1 है और ये बेटा क्या है, Q2 है, ठीक है। अच्छा किसी के दिमाग में ऐसा नहीं ना आ रहा है कि सर आप हमेशा स्मॉल क्यू क्यों लिख रहे हैं, कैपिटल क्यू भी तो लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें टेंशन लेने वाली बातचीत नहीं है, ठीक है। तो चाहे स्मॉल क्यू लिखो चाहे कैपिटल क्यू लिखो, दोनों बातें बच्चों क्या है, सेम। चलिए आ जाइए। दोनों हमारे पास क्या है बच्चों, अगर हमने साइन नहीं लिखा तो बच्चे दोनों क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा जी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम इनका देखेंगे रिपल्सन, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर रिपल कर देगा और ये बच्चों इसको कहेगा भैया तू इधर दूर भाग जा, ठीक है। चलिए दोनों दूर भगा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि Q1 पर जो Q2 ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इस फोर्स को मैं लिख सकता हूं F12। जो बेटा ये फोर्स लग रहा है Q2 पर, इस फोर्स को हम लिख सकते हैं F21। अब देखो F12 को आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है, समझ गए। और F21 बेटा क्या होगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है, समझ गए। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू लिखते हैं F12, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों F21। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चे एकदम अच्छे से समझ गए? ठीक है। वेक्टर फॉर्म में अभी आएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है बेटा। अभी इसको और डिटेल में हम लोग वेक्टर फॉर्म में सीखेंगे, अभी समय बाकी है। तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे उसकी बात करते हैं। तो एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया, यानी कि थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ भाई यहाँ पे अप्लाई होता है। अगली बात है डिफाइंड फॉर पॉइंट चार्जेस। अब इस बात को मैं आपको बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे लिखा गया भाई, मैंने लिखा है आपके लिए। Dimension of charge body is relatively small as compared to separation between bodies.
समझ गए बात को? जैसे मान ले बेटा, हमने कहा भाई कि ये जो लॉ है बेटा वो अप्लीकेबल है केवल पॉइंट चार्जेस के लिए, केवल और केवल बेटा पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है, जैसे मान ले यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, और यहाँ पे बेटा एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है। ये भी बच्चों मान लो रॉड भी हमारे पास प्लस क्यू है, ठीक है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो हमने कह दिया आर है, और इस रॉड की लेंथ बच्चों मान लिया हमने कह दिया बच्चों क्या है, एल है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूं कि फोर्स निकालो आप बिटवीन रॉड एंड दिस स्मॉल क्यू, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप कुलॉम्स लॉ डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, समझ गए? यहाँ पे बेटा आप कुलॉम्स लॉ डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों उसका कंडीशन है, कंडीशन ये है बेटा कि ये जो चार्ज्ड बॉडी है ना, ये जो चार्ज्ड बॉडी है, मतलब जो एल है, अगर मेरे प्यारे बच्चों एल आर के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होगा, बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, तभी हम बच्चे ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो ये, अगर ये बच्चों हो जाए हमारे पास 1 mm, और ये बच्चों आर की वैल्यू अगर हमारे पास हो जाएगा बच्चों, मान ले 20 मीटर हो जाए, 10 मीटर हो जाए, मतलब मीटर में हो जाए, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? जो हमारे पास चार्ज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पॉइंट चार्जेस के बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज ऑब्जेक्ट में दिक्कत है ना बेटा, मतलब स्फेयर हो गया, कोई रॉड हो गया, उसको हमने चार्ज दिया, तो बताओ इन दोनों बॉडी के बीच में कूलॉम्स लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उसके लिए कंडीशन है ये बेटा कि जो इस बॉडी का डायमेंशन होना चाहिए वो बच्चे इस आर से बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। वही बातें यहाँ पे साफ साफ लिखी गई हैं कि कूलॉम्स लॉ डिफाइन फॉर पॉइंट चार्जेस, फिर ब्रैकेट में डायमेंशन ऑफ चार्ज बॉडी, मतलब रॉड की बात हो गई, इज रिलेटिवली स्मॉल एज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन द बॉडीज, यानी कि इस प्लस क्यू और इस चार्ज रॉड के बीच में जो डिस्टेंस आर है वो बच्चे बहुत ज्यादा होगा, तभी बेटा हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई? जल्दी बता दो। वाह सर क्या बात है। नेक्स्ट पॉइंट, acts along line joining the two charges, हमने ये बातें कर ली। Hence, central force which leads to conservation of momentum and concept of center of mass plus force is conservative in nature। तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि जो मेरे प्यारे बच्चों हमारा कुलॉम फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है, वो बच्चे कंजर्वेटिव नेचर का है। ठीक है, बात समझ में आई? वही जो आपने समझा भाई कि कंजर्वेटिव का मतलब कि वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगली बात, force between any pair of charge is independent of any third charge present। इसकी बातें मैं अपने प्यारे बच्चों को बता देता हूं। देखो, जैसे जैसे बेटा जी, जैसे मेरे प्यारे बच्चों देखो, मान ले हमारे पास कोई दो चार्ज हैं, Q1 एंड दिस इज Q2। इनके बीच का जो फोर्स लग रहा है, मान लो डिस्टेंस R है, एफ इज के, मान लो के ही लिखता हूं अब मैं, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है ना बेटा, अगर मान ले यहाँ पे लेट से कोई चार्ज 3 भी है, यहाँ पे मान लो कोई चार्ज 4 भी है, तो इन दोनों के बीच में जो ये फोर्स लग रहा है ना बेटा, ये जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, वो बेटा Q3 हो या ना हो, Q4 हो या ना हो, उस बात पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो जो दोनों चार्ज के बीच में फोर्स रहेगा वो उतना ही रहेगा, चाहे तीसरा वाला चार्ज वहां पे प्रेजेंट हो या ना हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बातचीत नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात हमने यहाँ पे बता दी, ये चौथी वाली बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ, कुलॉम्स लॉ होल्ड्स ट्रू फॉर चार्ज एट रेस्ट और नियरली एट रेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
हमने जब डिफिनीशन आपको पढ़वाया था, कहाँ गया डिफिनीशन, एक बार दिखा दूं, तो वहां पे साफ साफ लिखा था स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, इसीलिए मैंने इसको डब्बे में बंद कर दिया था। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था भाई स्टेशनरी और पॉइंट चार्ज पर मैं आगे आपको ज्ञान दूंगा, और मैंने आपको ज्ञान दे दिया कि बेटा ये क्या होना चाहिए, स्टेशनरी चार्ज होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होगा बेटे तो और भी ये कांड करने लग जाएगा। अब कांड की बातें मैं आपको बता दूं, मान लो, देख, यही बता देता हूं। जब बच्चे, बात नंबर वन, जब बच्चे हमारा जो बंदा चार्ज है ना, वो बच्चे कोई भी स्पीड नहीं है, मतलब बेटा ये क्या है, एट रेस्ट पर है। ठीक है, तब बच्चे अपने चारों तरफ ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और हम लोग इस चैप्टर में यही लेके चल रहे हैं। पहले ही क्लास में मैंने आपसे बार बार कहा था कि हमारा जो चार्ज है वो क्या है बच्चों, एट रेस्ट है। बात नंबर दो, बात नंबर दो, बच्चे यही जो हमारा चार्ज है बेटा क्यू, अगर बेटा ये किसी v वेलोसिटी से, लेकिन वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए बेटा, ये होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कांस्टेंट। जब ऐसा होगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो चार्ज जब मोशन में होगा तो कोई अलग कांड करता है। ठीक है, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। बात नंबर थ्री, जब यही चार्ज हमारा बेटा एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, तब मेरे प्यारे बच्चों क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस मेरे प्यारे बच्चों ईएम वेव भी प्रोड्यूस करता है। ईएम वेव हमको पूरा चैप्टर नंबर 8 में सीखना है। आपने क्लास 10th में शायद नाम लिया होगा कि भाई जो हमारा लाइट है, लाइट, ठीक है, वो क्या है, ईएम वेव है। बात समझ में आ रही? तो ये जो हमने कहानी बताई ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, और ये किस लिए है, वही जो हमारे पास पांचवी जो बात थी उसके लिए। ठीक है बेटा, तो यहां तक की कहानी मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे समझ पाए होंगे। ठीक है, ये पांचवी बात हो गई। चलो, सिक्स, फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। भाई आपको दिख गया ना भाई कि हमारे पास जो फोर्स है 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ को बच्चे फॉलो करता है। बात नंबर सात, ये बच्चों लॉन्ग रेंज का फोर्स है। लॉन्ग रेंज का फोर्स का मतलब है बच्चों जो Q1 और Q2 जो दो चार्ज होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मेरे प्यारे बच्चों फर्मी से ज्यादा होना चाहिए। फर्मी ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये एटॉमिक डिस्टेंस है, मतलब जब हम एटम के बारे में बात करेंगे तो एटम का जो साइज होता है या न्यूक्लियस की साइज जो होती है, ठीक है बेटा, तो वो लगभग बच्चे एंगस्ट्रॉम और फर्मी में चली जाती है। ठीक है, तो वहां पे बेटा न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा डोमिनेट करने लग जाते हैं। कौन से फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है बेटा, तो इसलिए कूलॉम फोर्स मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल बड़े दूरियों के लिए है, मतलब दूरी जो होनी चाहिए, डिस्टेंस दो दोनों चार्ज के बीच का होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? फर्मी से ज्यादा होना चाहिए बस। चलिए, यहाँ तक की कहानी मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से मैं समझा पाया। तो चलो कुछ क्वेश्चन है बेटा, फटाफट लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा वन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डबल, यानी कि बेटा जो डिस्टेंस है, यहाँ पे है Q1, यहाँ पे है Q2, बीच का डिस्टेंस बेटा हम मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेंगे? मान लेंगे बेटा हम लोग कुछ भी मान लेंगे, हमारे मानने से क्या है, ये मान लो R है। ठीक है, अब हमने क्या किया, R को बच्चे 2R कर दिया। ये ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डबल द कूलम्बिक फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। तो बच्चे जब ऐसा था तो फोर्स क्या था, तब सर फोर्स था के Q1 Q2/r²। जब बच्चे ऐसा हो जाएगा तो फोर्स के साथ क्या होगा, तो मान लो हमने एफ डैश कह दिया, के तो वही रहना है, के कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू नहीं बदलने वाली है। ठीक है, Q1 Q2 वही रहना है क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं कहा। डिस्टेंस बच्चे 2R हो गया तो 2R का स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है कि Q1 Q2
बाई 4r²। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चे समझ पा रहे हैं? जल्दी बता दो। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है बेटा? दिख रहा है हमको कि जो एफ डैश है, के Q1 Q2 और आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो। तो आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे लाल, आप देख पा रहे हैं कि ये चीज तो बच्चे कॉमन है ना दोनों में। ठीक है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये एफ है तो हो जाएगा एफ बाई 4। तो कहाँ है आंसर बच्चे? 1/4 हो गया। समझ गए? ये तो मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो कि भैया जो एफ है वो 1/r² कहते हो, यहाँ पे 2r डालोगे तो 1/4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो आपको मैं चलाना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैं आराम आराम से सारे कैलकुलेशन आपको बता दे रहा हूं। क्योंकि बच्चों देखो, क्लास में क्या होते हैं, बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं, बहुत कमजोर बच्चे भी होते हैं। लेकिन जो कमजोर बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो सीखना नहीं चाहते। हाँ, थोड़े से वो पाप किए होते हैं अपने छोटी क्लासों में, जिससे उनका थोड़ा दिमाग जो होता है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा तो कर्तव्य है ना कि मैं एकदम बच्चे, जो बच्चा एकदम जीरो से हो उसको भी मैं साथ साथ दौड़ाऊं आपके। ठीक है, चलिए। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है। चलो, if charges on each of two charges if charge on each of two charges is tripled, ठीक है, and separation between them is doubled, by what factor will the mutual force between them changes? तो बेटा देख, फिर से फिगर बनाने की जरूरत है क्या? समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब धीरे धीरे अपना दौड़ना स्टार्ट करो। बात नंबर 1, मान लो हमारे पास चार्ज कौन है बच्चे? Q1 है, हमारे पास चार्ज Q2 है, डिस्टेंस बच्चों R है। ठीक है, मैं फिगर बना भी सकता था लेकिन छोड़ दो। ठीक है, आ जाओ, थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा सीखने का प्रयास करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, फोर्स क्या लगेगा? फोर्स लगेगा भैया K Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, कंडीशन नंबर 2, आगे की बात कह रहा है, इफ चार्ज ऑन ईच ऑफ टू पॉइंट चार्जेज इज ट्रिपल्ड, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों Q1 को उसने 3Q1 कर दिया और Q2 को इसने क्या कर दिया? 3Q2 कर दिया। और क्या कह रहा है? एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज डबल, यानी कि बच्चों सेपरेशन यानी कि R को उसने 2R कर दिया, 2R कर दिया, 2R डबल। बाई व्हाट फैक्टर विल द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन देम चेंजेस? तो मेरे प्यारे बच्चों, तब जो फोर्स होगा एफ डैश क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 यानी कि 3Q1 इंटू 3Q2 डिवाइड बाई 2R का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के, यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख दो क्या? 9/4 को सामने लिख देता हूं, 9/4 के Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, तो ये तो भाई सेम ही है, यानी कि जो हमारे पास एफ डैश है वो बेटा 9/4 एफ के बराबर है, यही तो हुआ। तो यानी वही आपसे पूछ रहा है कि भाई बाई बाई व्हाट फैक्टर द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन देम चेंजेस। ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या होना चाहिए? 2 4 से काट लो भाई, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और उसके बाद हमारे पास डेसिमल लगेगा 1, 1 बचेगा, फिर हाँ, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। समझ गए? समझ गए? क्लियर है बेटा? एकदम क्लियर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो, 2 पॉइंट चार्जेस, इसको अलग कलर कर लूं, +3 कूलाम +8 कूलाम रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। ठीक है, चलो भैया फिगर बनाते हैं। देखो, अधिकतर जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, मेरी बात आपको मानना पड़ेगा। मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मानोगे ना बेटा मेरी बात? आप क्या करो, फिगर को बनाया करो। ठीक है,
फिगर बनाओगे आपकी चीजें और अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। मेरी बस एक बार बात मान के देखो, ठीक है। बच्चे, 2 पॉइंट चार्जेस इतना रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ दिस। यहाँ पे बच्चे फोर्स लग रहा है, दोनों रिपेल करेंगे। फोर्स की वैल्यू दे दिया 40 न्यूटन, ठीक है। कह रहा है इफ अ चार्ज ऑफ -5 कूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 1 है बेटा। कंडीशन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इसको बच्चे, फिर से फिगर बनाता हूं, फिर से फिगर बनाता हूं। ये हमारे पास +3 माइक्रो कूलाम था, ये +8 माइक्रो कूलाम है, ठीक है। कह रहा है कि इसको, मतलब दोनों को बच्चे -5 माइक्रो कूलाम दे दो, और इसको भी -5 माइक्रो कूलाम दे दो, ठीक है। देन द फोर्स विल देन द फोर्स बिटवीन देम विल बिकम। तो बच्चे डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कहा, तो डिस्टेंस वैसे ही रहेगा जो पहले था, ठीक है। अच्छा जी, तो बेटा हमको देखना है भैया कि जब हम इसको -5 दे देंगे दोनों को, तो इनके पास रिजल्टेंट कितना बचेगा। तो आप कहेंगे -5 + 3, एडिटिविटी ऑफ 4। सीधा सीधा बच्चे अलजेब्रिक सम करो, कितना होगा इसमें। इसमें हो जाएगा -2 माइक्रो कूलाम। इसके पास कितना बचा बेटा, इसके पास 3 माइक्रो कूलाम बचा हुआ है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो। अच्छा, ये 40 न्यूटन है क्या, ये बच्चे यही तो होगा कि क्यू क्यू छोड़ दो। टिंग 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 टिंग। अच्छा देखते हैं, पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। सब कुछ दिया ही गया है। डिस्टेंस निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या, देख लेते, पहले लिखना स्टार्ट करो। एफ डैश क्या हो जाएगा कि वैल्यू लिखवा रहा है तो बेटा, तो हो जाएगा हमारे पास, छोड़ दो, के रहने दो, के Q1 Q2, यानी कि बेटा हमारे पास हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 इंटू इंटू इंटू, और नेक्स्ट वाले पेज पे करूं क्या, ठीक है। एफ डैश के 2 × 10⁻⁻6, 3 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई बच्चों R² हो गया, ठीक है। यही तो होगा, बात समझ गए, समझ गया ना बेटा। ये हमारे पास एफ डैश की वैल्यू हो गई। अब कह रहा है क्या होगा सर, तो बच्चे हमारे पास इतना है। अब देखो, अब ये हमारे पास एफ डैश है, और एफ क्या था, एफ था बच्चों के Q1 Q2, यानी कि 3 × 8 इंटू 10⁻⁻6 हमने अलग अलग लिख दिया, ठीक है, और डिवाइड बाई R²। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। तो ये हमारे पास एफ है, ये हमारे पास एफ डैश है बेटा जी। डिंग 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 डिंग। ठीक है, तो क्या किया जाए, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, चलो हाँ करते हैं। तो एफ डैश बाई एफ इज इक्वल्स टू के 2 × 3 इसको भी -12 लिख देता हूं, डिवाइड बाई R²। ठीक है बेटा, चलो अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लो, ये R² ऊपर जाएगा, और इसका k × 3 × 8 × 10⁻12 ऐसे लिखा जाएगा। समझ गए ना, एकदम आराम से समझो। आर से, अच्छा इसको मल्टीप्लाई तब लिखते हैं ना बेटा, मैं भी पागल हो गया हूं। इसको मल्टीप्लाई लिखो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कट्टी, ये के से के कट्टी हो जाएगा, 3 से बेटा 3 कट्टी हो जाएगा, 12 से 12 कट्टी हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, एफ डैश बाई एफ इज इक्वल्स टू 2/8, यानी कि 1/4, यानी कि बेटा एफ डैश की वैल्यू हो गई
एफ बाई 4, यानी कि बेटा एफ डैश हमारा हो गया कितना, ये 40 था, ये 4 है, तो यानी कि 10 न्यूटन हो गया। क्या हो गया बेटा, 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन। कहाँ गया जी, कहाँ गया जी, कहाँ गया जी। ठीक है, तो 10 न्यूटन। अब बेटा देख, अब आपसे बच्चों यहाँ पे माइनस और प्लस भी पूछ रहा है। ठीक है, माइनस और प्लस। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जान रहे भाई कि हमको केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो हम लोग +2 मार के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, +10। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो 10 न्यूटन हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, two charges of equal magnitudes and at a distance r exert a force F on each other. On each other. ठीक है, if the charges are half and distance between them is double. ठीक है, तो फिर से देख कहानी, कहानी कह रहा है, कहानी कह रहा है, क्या कहानी कह रहा है भाई, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सर बहुत दिन के बाद सॉल्यूशन लिखे, चलो। इक्वल मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस आर है, तो सबसे पहला जो कंडीशन है सीधा लिख दूं कि के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। समझ गया ना बेटा कैसे लिखा, क्योंकि भाई चार्ज सेम है। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 भैया कह रहा है कि बेटा जी इफ चार्जेस आर हाफ, यानी कि क्यू मेरे प्यारे बच्चों हाफ हाफ हो गए, ठीक है, तो एफ डैश क्या हो जाएगा, के q/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, यानी कि 2r का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, k ये हो जाएगा q स्क्वायर डिवाइड बाई 4, इसका q स्क्वायर का 4 हो जाएगा ना बच्चे, q स्क्वायर बाई 4। हाँ सर हो जाएगा, इनटू ये क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर। तो आपको क्या दिख रहा है, ये मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 1/16, बाहर कर लो, और ये हो जाएगा f, तो f/16 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a small uncharged conducting sphere is placed in a contact with an identical sphere but having discharge। ठीक है, ये -8 है ऊपर, ठीक है, and then remove to a distance such that force is repulsive between them is this, the distance between them is, आपको डिस्टेंस बतानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास हमारा जो लेक्चर है बेटा, मुझे लग रहा है काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं चाहता हूं इसको मैं आपके लिए HW दे दूं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ये मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए क्या हो जाएंगे, HW हो जाएंगे बच्चों। ये सारे क्वेश्चन आप लोग खुद कोशिश कर लेंगे, और मैं क्लास को नेक्स्ट क्लास मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कुलॉम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे, जो कि वेक्टर फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए, इसको आराम से बच्चे आप ट्राई करिएगा। तीन ही क्वेश्चन तो है, 1 2 3, और ये तीनों क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों को मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ, मैं अच्छे से आपको पढ़ा पा रहा हूँ। प्लीज बेटा मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे समझाने का तरीका, जो भी कुछ सजेशन आपके मन में हो, प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।